हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि पी संख्या में पुरुष किसी कार्य को क्यों दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 50% अधिक आदमी होते थे तो कार्य 12 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। क्यों का मान क्या है। तो यहाँ बोला गया है कि 12 दिन पहले कार्य समाप्त हो जाता, यानी कि अगर पहले वाले आदमी कुछ दिन लेते थे फिर बाद वाले आदमी कुछ दिन लिए, तो जो इनका अंतर है वो 12 दिन का होगा। कहने का मतलब ये है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जब भी पी क्यू ऐसा दिया हो और यहाँ कुछ परसेंट या कुछ संख्या दी हो तो उसी से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे यहाँ 50% दिया है, 50% का मतलब 1/2। तो यहाँ से हम देखेंगे, हमें पता है कि टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे कम आदमी काम करेंगे तो उसे ज़्यादा दिन लेंगे, वहीं ज़्यादा आदमी आ जाएंगे तो उसी कार्य को कम दिन में कर देंगे, इसलिए टोटल वर्क कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 1/2 आप यहाँ से देखेंगे, बोला गया कि 50% अधिक आदमी होते तो, यानी मान लेते हैं पहले आदमी थे 2। पहले कितने आदमी थे? 2। तो 2 का 50% क्या होगा? 1। तो 2 में 50% जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 आदमी। अब देखिए, जब 2 आदमी थे तो कितने दिन लगते थे, ये आप यहीं से लिखेंगे। जैसे आपने क्या किया, 2 आदमी थे फिर बाद में 50% बढ़ गए यानी 3 आदमी हो गए, तो इनका जो डेज है वो इसके व्युत्क्रम हो जाता है, तभी तो टोटल वर्क कांस्टेंट होगा। टोटल वर्क कांस्टेंट कब होता है? मान लीजिए कोई चीज़ कांस्टेंट है, जैसे हम बोलते हैं कि अति परवलयाकार का समीकरण एक्स से इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ अगर यक्स 2 होता है तो वाई अपने आप 1/2 हो जाता है। तो जब भी इस प्रकार की बात हो कांस्टेंट वाली, तो क्या होगा, डेज यहाँ का 3 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ। तो अब देखिए, डेज बोला गया है कि डेज का अंतर कितना है? 12 दिन का अंतर है, लेकिन यहाँ तो 3 - 2 1 ही का अंतर है, तो 1 में गुणे कर देंगे हम 12 से। जब हमने दिन में गुणा कर दिया 12 का, यानी पूछा क्या है कि पी संख्या में पुरुष किसी कार्य को क्यों दिनों में करते हैं, तो क्यों का मान क्या होगा। यानी स्टार्टिंग में जब वृद्धि नहीं हुई थी तो पी संख्या में पुरुष किसी कार्य को क्यों दिनों में करते थे। तो यहाँ 3 डेज है, तो 12 तिहाई 36, यानी स्टार्टिंग का जो डेज होगा वो 36 होगा। अगर कोई बाद वाला पूछे तो 24 डेज होगा। अब आप निकाल भी सकते हैं, 24 - 36 कितना आएगा? आप कहेंगे 12। तो इसलिए अब ये सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 4:7 है, उसी प्रकार बी रेशियो ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 10:23 है। फिर ऐसे ये भी दिया गया है, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम निकाल वैसे नहीं सकते हैं। आप यहाँ ए एक्स इसको मानेंगे इक्वल टू 4x, इसको फिर 7x, फिर b इक्वल टू 10x, फिर a प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 23x, तब भी आपको मुझे लगता है जोड़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम उससे पहले ही जोड़ लें, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा? 11, और b प्लस ए प्लस सी प्लस डी कितना आएगा? 33, और c प्लस ए प्लस सी प्लस डी कितना आएगा? 66। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम तो वही एक ही चीज़ निकाल रहे हैं, यहाँ से भी ए बी सी डी प्लस में और यहाँ भी ए बी सी डी को जोड़कर, तो अलग अलग क्यों आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, इनको समान कर देंगे। जैसे यहाँ 11 × 1, जैसे यहाँ 66 है तो यहाँ भी हम 66 बनाएंगे, नहीं 11 × 6 करेंगे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम 6 से गुणा कर दो, 6 से कर देंगे गुणा ऊपर नीचे, तो ये 24 हो जाएगा और नीचे 6 सते 42। उसी प्रकार दूसरे वाले में 33 × 2 कर देंगे यहाँ पे, तो b इक्वल टू जो ये 10 था वो 20 हो जाएगा। तो अब वैल्यूज हम निकाल के क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं यहाँ पे, तो 7:59 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक टोकरी में आम और सेब हैं, यदि टोकरी में 12 सेब निकाल दिए जाएं तो आम और सेब का अनुपात 5:3 हो जाता है, और फिर यदि टोकरी में 20 आम जोड़ दिए जाएं तो सेब और आम का अनुपात 39:35 75 हो जाता है। टोकरी में सेब की मूल संख्या क्या होगी?
तो आप इसे मान सकते हैं कि मान लीजिए मैंगो यम है और एप्पल कितना है ए। तो जब एप्पल में 12 माइनस किया गया तो एप्पल और मैंगो का रेशियो 3:5 आएगा। और जब क्या किया गया, मैंगो में 20 जोड़ा गया यानी मैंगो को 20 बढ़ा दिया गया तो एप्पल और मैंगो का रेशियो इतना आएगा। तो यहाँ से आप टू वेरिएबल्स हैं, टू इक्वेशंस हैं, आप यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। या दूसरा मेथड बताया गया कि मैंगो रेशियो एप्पल कितना है। पहले तो मैंगो रेशियो एप्पल तो वो 5:3 तब होता है जब हम आम से क्या करते हैं, सेब से टोकरी से 12 सेब निकाल लेते हैं। यानी एप्पल में -12 करेंगे तो 5:3 आएगा। उसके बाद बोला गया है कि 20 प्लस कर देते हैं अगर मैंगो में, तो रेशियो 75:39 हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि एप्पल में जब 12 कम किया गया था तो 3 था। अब यहाँ भी तो मतलब एप्पल में 12 ही कम है ना, यानी दोनों एप्पल क्या हैं, सेम होंगे। दोनों की संख्या तो सेम ही होगी। तो चलिए हम रेशियो को इक्वल करते हैं। यहाँ पे हम, यहाँ 39 है तो यहाँ भी हम 13 से गुणा करेंगे और यहाँ भी। तो ये 13×5 = 65, ये 13×3 = 39। तो अब देखिए हमने यहाँ 13 से गुणा कर दिया, 13×5 = 65। तो मैंगो की संख्या आ गई 65 और यहाँ कितना है 75, 75। तो अब देखिए उसमें बोला गया जब हमने 20 जोड़ा, 20 क्या किया, ऐड किया, 20 मैंगो और ला दिया तो यहाँ तो 65 है। 65 में तो केवल हमें दिख रहा है कि 10 जुड़ रहा है बस। 65 में 10 मैंगो जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 20 मैंगो जोड़ा तब 75 हुआ। तो हम क्या करेंगे अब, मतलब कहने का ये है कि उसने क्या किया है, 10 का 2 गुना लिया, यानी 10 दूनी 20। तो यहाँ भी हम जो हमने 13×3 = 39 गुणा किया था उसका भी हम 2 गुना लेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 गुना 39 का, 39 का 2 गुना आएगा 78। अब ये तो 78 आ गया, लेकिन एप्पल में से हमने 12 माइनस भी तो, हमने एप्पल में 12 निकाल लिया था, 12 एप्पल, तो यानी उसमें +12 भी कर देंगे। तो स्टार्टिंग का जो हमारा एप्पल रहा होगा वो 90 रहा होगा। और इसमें पूछा भी है कि सेब की मूल संख्या क्या होगी, तो 90। उसी प्रकार मैंगो की जो मूल संख्या, जो स्टार्टिंग की संख्या रही होगी वो क्या रही होगी, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी 65 × 2 करेंगे तो 130। दूसरा क्वेश्चन है कि एक थैले में 12:11:13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के जिनके मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये हैं, यदि सिक्कों का कुल मूल्य 580 रुपये हो तो 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। तो रेशियो का क्वेश्चन ये भी है, इसको कैसे करेंगे। एक थैले में 12:11:13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये हैं। ठीक है, तो अगर एक थैले में 12, जो पहला वाला 12 सिक्का है उसका मूल्य कितना है 3 रुपये एक सिक्के का, तो 12 सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा, 12×3 = 36। दूसरे कुछ जो 11 है, 11 जो सिक्के हैं उनका जो मूल्य है वो एक सिक्के का 4 रुपये है, तो 11×4 = 44। उसी प्रकार 13×5 = 65। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने रुपए हैं। तो इनको ऐड कीजिए, 5 4 9 6 15 5, हासिल आए 1, 6 4 10 3 13 1 14, यानी 145। लेकिन इसमें तो दिया गया है कि 580 रुपये हैं, यानी एक्चुअल में जो ये सिक्कों का, ये थैले में जो सिक्के सिक्कों के होने का अनुपात दिया गया है वो तो आपको पता ही है कि अनुपात में क्या हो जाता है कि कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए उसका अनुपात ही नाम ही है। यानी कि ये एक्चुअल में 12 सिक्के नहीं थे हमारे। यहाँ से यही पता चलता है, क्योंकि हमने जोड़ा तो 145 रुपये और एक्चुअल में क्या दिया है 580 रुपये। तो इसमें कितनी से गुणा हुआ, आप कहेंगे इसमें किससे गुणा हुआ है, इसमें गुणा हुआ है आपका 2 से। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो ये सिक्के एक थैले में सिक्के थे वो भी 24, सॉरी, जब हम 145 को देखेंगे 380, 580 में कितने से गुणा हुआ है, तो 4 से गुणा हुआ है ना। तो अब सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी जो सिक्के थे हमारे वो 12:11:13 में थे,
तो यानी वो 12 यक्स था। तो जब यक्स की वैल्यू मान लीजिए हमने 4 रख दिया, तो 12 चौक 48। आप समझ लीजिए जब इसका 4 गुना हो गया पैसे का, तो सिक्के का भी 4 गुना, यानी 12 चौक 48 सिक्के थे एक्चुअल में। दूसरा देखिए क्वेश्चन, एक जीवा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ये वाली जीवा। और जीवा की लंबाई क्या होगी जो उस वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करे, तो ये 120 अंश का कोण होगा। इस वाली जीवा की लंबाई आपको बताना है। ये कैसे निकालेंगे, तो ये सब हमने डेरिवेशन आपको सिखा दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल हों। ये अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो हमने आपको बताया था, अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें बेस पर, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। जो RHS सर्वांग समता होती है उससे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ भी हम एक 90 डिग्री का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो अब यहाँ पे हम साइन कॉस कुछ भी आप लगा सकते हैं, जो कि एक एंगल दिया गया है 30 का। तो जब आप यूज करेंगे, मान लीजिए कि ये साइड आपकी A है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये भी साइड A है, और यहाँ भी इस ट्रायंगल में भी आप लगाइए साइन कॉस कुछ भी। तो मान लीजिए हमें निकालना है ये वाली साइड, तो क्या लगाएंगे, साइन 30 इक्वल टू, आप क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस 30 बराबर हो जाएगा आधार बटे A। कॉस 30 क्या होता है, साइन 60√3/2। तो ये A यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू A। सेम टू सेम ये भी आपका आएगा √3/2 A इंटू में A। जब दोनों को ऐड करेंगे तो √3 A, यानी A√3। तो यहीं से ये इसका डेरिवेशन होता है। और आपको पता है कि जब ये 30 है, ये 30 है 60, तो ये तो 120 होना ही पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा कि ये 120 दिया गया है आपको, और आपको पता है ये तो वृत्त की त्रिज्या है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके आमने सामने का कोण भी इक्वल होगा, यानी ये 120 है। तो अगर इसको हम मान लेंगे यक्स यक्स, तो 2x + 120 इक्वल टू 180। तो वहाँ से x इक्वल टू 30 आ जाएगा, ये भी 30 ये भी 30। तो हम कह सकते हैं ये वाला, अगर आपकी साइड, ये क्या दिया गया है, रेडियस आपको दी गई है 5, ये 5, तो ये 5√3 आपका आंसर डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर, 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष इतना रुपए बैंक में जमा करता है। तो आपको पता होगा कि जब इतना खर्च कर दिया, जो बचा होगा वही तो बैंक में जमा करेगा। तो कितना परसेंट खर्च किया है, इनको ऐड करेंगे अगर आप, तो आएगा आपका कितना परसेंट आएगा, इनको ऐड कीजिए, 25 + 23, 5 3 8, 48 ये हो गया, 48 9 6 15 5 हासिल 1 2 1 3 1 4 45 ये। तो 8 5 13 3 हासिल 1 4 4 8 1 9, यानी 93% वो 93% खर्च कर देता है। यानी कितना उसकी आमदनी का कितना परसेंट बचता है, तो आंसर आएगा 7%। तो 7% बचता है और यही बैंक में जमा करता है। तो 7% इक्वल है किसके, 26,600 के। तो बोला है वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च करता है। तो मनोरंजन और भोजन को अगर आप उनके परसेंटेज को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 45%। जब 7% में इतना रुपए है 26,600, तो 45% में कितना रुपए होगा, 7% से भाग करके 45 से गुणा करेंगे तो आएगा 1,71,000। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है पर। इस जीवा द्वारा अंतरित कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसे बहुत लोग अगर सॉल्व करेंगे, अगर ये वर्ड नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे, वो बनाएंगे एक सर्कल और यहाँ लिख देंगे तो 60 हो, उनको पता ही है ये 60 हो जाएगा। तो उनको पता है कि ये हमारा लघु चाप होता है और ये दीर्घ चाप। तो अगर ये 60 है, मान लीजिए ये 60 है, ये कितना होगा, 360 - 60 यानी 300, ये हो जाएगा 300 ना। अब 300 - 60 करेंगे वो, तो आंसर बता देंगे अपना 200 कितना आएगा, यहाँ 10 6 4 240, जो कि रॉन्ग है। वो बोला है पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दीर्घ चाप पर एक
इससे होता हुआ एक एंगल बनाएंगे ये। तो आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी, अगर ये 60 है तो ये इसका आधा होगा यानी 30। ये तो हमारा दीर्घ चाप हो गया। और लघु चाप ये नीचे है। लघु चाप में कितने एंगल का कोण बनेगा अगर इसको हम बड़ा वृत्त बनाएं? देखिए ये हमारा कितना है 60, तो ये लघु चाप हो गया। तो ये कितना है, ये ऊपर वाला अगर 30 है तो ये बनाइए लघु चाप, ये बना। तो ये कितना हो जाएगा, हमें पता है ये बन गया क्या, ये एक बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि साइक्लिक मतलब चक्रीय चतुर्भुज, उसके आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये हमारा 30 है तो ये कितना होगा 150। तो इसका अंतर आपको बताना है, यानी 150 माइनस 30 इक्वल टू 120 इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है पी क्यू और आर ने 520 रुपये में एक बस किराए पर ली। इसे क्रमशः 7, 8, 11 घंटे के लिए इस्तेमाल किया। क्यू द्वारा दिया गया शुल्क कितना होगा? तो 520 रुपये लगे बस के, कितने घंटे यूज हुई टोटल? 11, 8, 19, 19, 7, 26, यानी 26 आवर में आपका लगा कितना 520। तो एक आवर में कितना लगेगा 520 बटे 26, एक आवर में इतने रुपए लगे। अब क्यों द्वारा कितना दिया गया शुल्क, तो क्यों ने कितना आवर यूज किया, तो आंसर है 8 आवर, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस 160 आंसर। दूसरा है कि यदि 1 किलो का केवल 1 वाट उपलब्ध है। ऐसा आपने, ये क्वेश्चन दैनिक उदाहरण पर आधारित है। आपने जो हमारे, जहाँ आप गेहूँ या चावल लेने जाते हैं वहाँ आपने देखा होगा कि यदि 1 किलो का केवल 1 वाट उपलब्ध है तो 31 किलो गेहूँ मापने के लिए आवश्यक न्यूनतम वजन की प्रक्रिया कितनी है? मतलब एक आदमी के पास केवल 1 किलो का ही वाट उपलब्ध था तो वो 31 किलो गेहूँ कैसे नापेगा? तो आपने देखा होगा कि ये होता है हमारा तराजू। यहाँ 1 किलो का बाट रख के वो 1 किलो गेहूँ तौल लेता है, उसके बाद ये वाला बाट इस गेहूँ पर रख देता है, उसके बाद वो दो दो किलो तौलने लगता है, 2 किलो तौलने लगता है ना। उसके बाद फिर अगर उसका वो क्या कहते हैं जिस पे गेहूँ रखा जाता है, अगर वो और बड़ा हो तो इसको भी रख देगा, तो कितना हो जाएगा 4 किलो। तो 4 किलो तौल सकता है। उसी प्रकार 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, मतलब 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8 तौल सकता है, फिर 8, 8, 16 तौल सकता है। तो 31 किलो तौलना ये आपका हो जाएगा। कितने तरीके से, मतलब न्यूनतम वजन मापने के लिए आवश्यक क्या होगा 5 तरीके, 2, 2, 4, 5, 5 तरीके। दूसरा क्वेश्चन है कि रामू और श्यामू 400 मीटर की दौड़ क्रमशः 44 सेकंड, 50 सेकंड में पूरी करते हैं। जब रामू दौड़ पूरी कर लेता है तो श्यामू समापन रेखा से कितनी दूरी पर होता है? तो अगर हम देखें तो ये 44 सेकंड में कंप्लीट करता है और ये 50 सेकंड में कंप्लीट करता है। जब श्यामू जैसे ही कंप्लीट करता है तो सॉरी रामू, तो श्यामू समापन रेखा से कितनी दूरी पर होता है? ये कैसे करेंगे हम? देखिए 400 मीटर की दौड़ होती है तो 44 सेकंड में ये और 50 सेकंड में ये, तो इनके बीच का कितने सेकंड पीछे रह गया श्यामू? तो श्यामू पीछे रह गया आपका 6 सेकंड, यानी वो 6 सेकंड से, मान लीजिए ये समापन रेखा है तो रामू पार कर गया और श्यामू 6 सेकंड पीछे रह गया है। तो यही 6 सेकंड की हमें दूरी बतानी है, कितनी डिस्टेंस है। तो 6 सेकंड, हमें पता है कि 50 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी 50 सेकंड में? अगर हम देखें तो 50 सेकंड में जो आपका श्यामू होता है वो रेस, मतलब वो 400 मीटर की दूरी कंप्लीट कर लेता है। तो जब 50 सेकंड में 400 मीटर की दूरी कंप्लीट कर लेता है तो आप ये बताइए कि 6 सेकंड में वो कितनी दूरी तक पहुंचेगा? तो 48 मीटर इसका आंसर होगा। जब 50 सेकंड में 400 मीटर, 6 सेकंड में 48 मीटर पीछे होगा। आप कहेंगे ये तो हमें बता रहा है कि 6 सेकंड में श्यामू जो है, मान लीजिए रामू यहाँ है तो श्यामू 6 सेकंड में, तब तो काउंटिंग तो यहाँ से होगी 6 सेकंड। लेकिन नहीं,
आप सोच रहे होंगे कि 48 मीटर ये बताया जा रहा है आपको, 48 मीटर यही है। क्यों? क्योंकि हमने अंतर कहाँ से लिया, देखिए 6 सेकंड पीछे, 6 सेकंड से हार गया कौन, रामू, या 6 सेकंड से पीछे है कौन, रामू, किससे, सॉरी, रामू की जगह आप श्यामू कहेंगे, श्यामू पीछे है 6 सेकंड से, कौन पीछे रह गया, श्यामू, श्यामू रामू से 6 सेकंड पीछे रह गया। तो जब 6 सेकंड में हमने दूरी निकाली तो वो 48 मीटर से पीछे रह गया। आप यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, समापन रेखा से। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक निर्माता 20 घंटे में एक दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक, मतलब नष्ट करने वाला, दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। निर्माता और विध्वंसक को एक साथ काम पर लगाया जाता है, लेकिन 30 घंटे के बाद विध्वंसक को हटा दिया जाता है। तो दीवार कितने दिन में बनेगी, कितना समय लगेगा उसको? तो पहले बोला गया है कि 30 घंटे के बाद विध्वंसक को हटा दिया जाता है, यानी 30 घंटे के बाद। तो 30 घंटे तक तो वो कार्य करेगा ही। तो कितना करेगा कार्य? डब्ल्यू इक्वल टू होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं कि टी, हाँ, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, इफ़िशियंसी अपॉन टाइम, सॉरी, इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन टाइम। क्यों पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी? तो इफ़िशियंसी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टी, यानी इफ़िशियंसी इंटू टाइम। तो टाइम तो दिया गया है कि 30 घंटे तक काम करता है, उसके बाद हटाया जाता है, लेकिन इफ़िशियंसी नहीं पता। तो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था इफ़िशियंसी इस प्रकार के क्वेश्चन में किस प्रकार निकालते हैं। जो भी आपके डेज, जो भी आपका टाइम दिया गया होता है उससे इफ़िशियंसी निकलता है। तो 50 और 20 का एलसीएम 100 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5, इसकी इफ़िशियंसी 5 हो गई निर्माता की, और जो विध्वंसक है उसकी इफ़िशियंसी -2। तो वो -2 से गुणा करेंगे तो -60, वो 60 काम खराब कर दिया रहेगा। और अब बनाने वाला कौन आएगा, जिसकी इफ़िशियंसी 5 है। अब 5 को कितना काम करना है, 100। आपको लगेगा कि 5 को तो केवल 100 काम करना है, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, मान लीजिए 100 काम आपका था, तो उसने आपका 60 काम और बढ़ा दिया, क्योंकि वो नष्ट करने वाला था, तो उसने 60 काम और बढ़ा दिया। आप समझ सकते हैं कि जब दोनों साथ काम कर रहे थे तो आप बना रहे थे और दूसरा बिगड़ रहा था, तो कुछ दिन तो उसमें लगे, लेकिन इसने क्या किया, 60 काम को बिगाड़ दिया। तो तब तो अब आपको 100 से ज़्यादा ही काम करने होंगे, नहीं तो अगर ये ना होता तो 100 काम ही करने पड़ते, लेकिन अब तो 100 से ज़्यादा, तो कितने काम, 160 काम। तो 160 काम कितने दिन में आप कंप्लीट करेंगे? टी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन ई, चूँकि ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। इफ़िशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इन अ पर यूनिट टाइम। तो टाइम इक्वल टू डब्ल्यू पानी, तो यहाँ से डब्ल्यू 160 होगा, यही ध्यान देने वाली बात है कि 160 होगा। और बटी इफ़िशियंसी कितनी है, 5 है, तो डिवाइड करेंगे तो 32 आवर इसका आंसर।